हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस मतलब विज्ञान। इसकी हम एक महामैराथन क्लास देखेंगे, मतलब कि इसमें हम संपूर्ण विज्ञान का अध्ययन एक बार पुनः करेंगे। जिन्होंने अच्छे से तैयार कर रखा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक भी ना पढ़ा हो तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। आपको पता ही होगा कि ये पेपर 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर उपलब्ध क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। विज्ञान, मैथ है ना, सामाजिक विज्ञान और सबके क्लासेस उपलब्ध हैं, उन्हें देख सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की मैराथन क्लास को स्टार्ट और लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बल, मतलब कि फोर्स किसे कहते हैं। बल, तो बल क्या होता है बताइए। बल क्या है? वह बाह्य कारक है, मतलब एक धक्का या क्या होता है, खिंचाव होता है। बल एक प्रकार का क्या होता है, बाह्य कारक, मतलब बाहर से लगाया गया एक कारक है, या फिर हम धक्का या खिंचाव बोल सकते हैं। होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। मतलब कि जब भी हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। मतलब कि यहाँ पर अगर वस्तु रखी है और ये वस्तु यहाँ पहुँच जाएगी अगर हम बल को क्या करते हैं, लगाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन। मतलब प्रथम स्थिति ये है, सेकेंड ये है, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। कब? जब हम इस वस्तु पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है ना। तो बल एक प्रकार का बाह्य कारक है, या धक्का या खिंचाव हम कह सकते हैं, होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है। या कैसी राशि अगर पूछा जाए तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है ना, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल में परिमाण भी होता है और एक निश्चित दिशा भी होती है। ठीक है ना। आगे बल का अगर मात्रक पूछा जाए और चाहे SI मात्रक बोला जाए तो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बल के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो बल का SI मात्रक इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, जो कि है न्यूटन। और अगर बात करें CGS पद्धति में मात्रक तो डाइन होता है। ठीक है ना। CGS पद्धति बोले तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अगर बनाया जाए इसके मात्रक को तो डाइन होता है। ठीक है, कभी कभी पूछता भी है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। कितने होते हैं? 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसे आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं तो 10⁵5 डायन होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है, मतलब एक फिजिकल वर्क होती है जिससे किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देते हैं, अर्थात वस्तु की स्थिति में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। तो ये जो कार्य है यह एक भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या कर देते हैं, विस्थापन। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और इस पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि F न्यूटन का हमने बल लगाया इस पे, और ये वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब कि विस्थापन मान लेते हैं कि S हो गया, S मीटर। तो इसी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहीं से सूत्र बन जाता है कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, या बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल और उसके विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। सूत्र के अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हैं। इसका अगर मात्रक बात करें क्या होता है, तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है ना। और अगर जूल ना दे तो बताओ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और यस बोले विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर भी कार्य का एक अन्य मात्रक होता है। ओके, समझ में आ गया वो कार्य किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य के कुछ उदाहरण अगर पूछे जाएं तो आप ये बता सकते हैं, कुएं से जल खींचना, है ना। कुएं से जब हम जल को खींचते हैं तो हम बल लगाते हैं, और बल लगाने से वस्तु में क्या होता है, विस्थापन हो रहा है, मतलब पानी बाहर आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि हम कार्य कर रहे हैं। फिजिक्स कहती है कि कार्य आप तभी करेंगे जब किसी वस्तु पे आप बल लगाएं और बल की दिशा में क्या हो, कुछ ना कुछ विस्थापन हो, तभी फिजिक्स कहती है कि आपने कार्य किया। अन्यथा यदि आप
है ना, कोई भी सामग्री लेकर अपने सिर पर रखकर चाहे इतनी देर तक आप खड़े रहें और अपने स्थान को चेंज ना करें तो फिजिक्स कहती है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। या फिर आप किसी दीवार पर आप धक्का लगा रहे हो, है ना, दीवार पर धक्का लगाएं और दीवार अपने स्थान से हिलेगी डुलेगी है नहीं, तो बल तो आपने लगाया लेकिन विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ, तो भी कहती है कि फिजिक्स आपने कोई कार्य नहीं किया। तो फिजिक्स के अनुसार कार्य क्या है? कार्य एक भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या करते हैं? विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। क्या कहलाता है? कार्य। समझ में आ गया होगा। साइकिल चलाना ये भी कार्य का उदाहरण है। किसी सतह पर रखी लकड़ी के गुटके को ढकेलना, है ना, अगर आप ढकेलेंगे तो भी वो लकड़ी गुटका अपने स्थान में चेंज करेगा और आप बल लगाएंगे तो बल भी लगाया, विस्थापन भी हुआ, तो फिर फिजिक्स कहते हैं कि आपने कार्य किया। तो आशा करता हूँ कार्य की डेफिनेशन, है ना, पूरा आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ऊर्जा किसे कहते हैं? अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही उस वस्तु की क्या होती है? ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का जो मापन है जो हम करते हैं वो वस्तु द्वारा किए गए कार्य से ही करते हैं। तो किसी वस्तु में अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है, तो ऊर्जा का मापन, ठीक है, वस्तु द्वारा किए गए कार्य से ही करते हैं। अब अगर बात करें ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो क्योंकि कार्य ऊर्जा के स्थानांतरण से होता है अतः किया गया कार्य ही ऊर्जा की माप होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक ही कार्य का मात्रक होता है, जो कि क्या होता है? जूल। तो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम हो गए, जो कि क्या होता है? जूल। ठीक है ना। अगर जूल नहीं दिया तो क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, के भी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब आइए कुछ छोटे क्वेश्चन लेते हैं और उनको करते हैं। उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हम तीनों के तीनों विज्ञान कवर करेंगे और बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूँ कि देखने को इस क्लास से मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर ये रहा क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, अतिलघुत्तरीय में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरका, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, मतलब एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो सिरके का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, मेस्टन हल का मुख्य कार्य आपने पढ़ा ही होगा। हल है आपके सिलेबस में, हल वाला जो टॉपिक है ना, विभिन्न प्रकार के जो हल हैं उनको आप पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। तो जो मेस्टन हल होता है ये ऊपर की जो मिट्टी होती है ज़मीन के उसको नीचे कर देता है और नीचे की मिट्टी को ऊपर ला देता है, कुल मिला के मिट्टी को पलट देता है ना, हम ये कह सकते हैं। तो मेस्टन हल का कार्य क्या है? यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दे रहा है। ठीक है, अगला देखें आप। विटामिन, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखने हैं। तो वसा में अगर पूछे जाए कि घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो 4 हैं। कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अगर वही बात करें जल में घुलनशील पूछ लें तो 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। चलिए आगे देखते हैं हम। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है लिखिए। तो सरल मशीनें वैसे कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से यहाँ पे दिया गया है 5 प्रकार। कौन कौन से? उत्तोलक। अब सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीनें ऐसे यंत्र या उपकरण होते हैं जो किसी भी इंसान के द्वारा किए गए समय को बचाते हैं और उस काम को आसानी से कर देते हैं। ठीक है ना, समय भी बचाते हैं और आसानी से काम को कर देते हैं। ऐसे उपकरण को हम सरल मशीन कहते हैं, जैसे कि उत्तोलक है उसमें से, जैसे कि कैंची आप देखे होंगे, है ना। पेंच है, पेंच, झोंकातल, घिरनी के द्वारा आप जैसे कि कोई से पानी निकालना हो, देखते हैं आप आसानी से निकाल लेते हैं। पहिया और धुरी, जिस पे वाहन दौड़ते हैं आराम से। तो ये सब क्या है? सरल मशीनों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो आइए आपको हम बताते हैं सौरमंडल के ग्रहों का क्रम ही पूरा। तो ये आपका हो गया सूर्य, और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा होता है। ठीक है ना, ये ग्रह नहीं है,
ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अब सूर्य के बाद जो होता है पहला ग्रह ये होता है बुध ग्रह। बुध के बाद क्या होता है शुक्र होता है, फिर क्या होता है पृथ्वी, फिर क्या होता है मंगल, फिर क्या होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होता है अरुण, फिर होता है वरुण। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं अगर पूछे जाएं तो यहाँ पे ग्रहों की संख्या जो है 8 है ना। पहला कौन है बुध है, ठीक है। बुध के बाद क्या है अगर क्रम से पूछा जाए तो शुक्र है, फिर क्या है पृथ्वी है, क्या है हमारी पृथ्वी, फिर ये क्या है मंगल है 4 नंबर पर, फिर क्या है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है ना बृहस्पति, फिर क्या है शनि, क्या है शनि ग्रह है, फिर क्या है अरुण और फिर क्या है वरुण, ठीक है ना। तो ये रहे ग्रहों के क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और लास्ट में वरुण। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और जो सूर्य है ये क्या है तारा है, ठीक है ना। और ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं, आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो ये मंगल ग्रह हमारा है और बृहस्पति इसके बीच में क्या होती है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं वलय पाया जाता है मतलब छल्ला। तो ग्रह कौन सा है शनि ग्रह है। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा ग्रहों वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सबसे नज़दीक कौन है बुध ग्रह, अभी आपने देखा। फिर क्या है शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। प्लूटो को निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, उसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगले देखिए मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या। तो मानव की अगर बात करें खोपड़ी में तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है 29। अगर वहीं बात करें कान में कितनी हड्डी होती है तो कान में होती है 3 हड्डी। तीनों के नाम है ना, सबसे छोटी कौन होती है स्टेपीज है ना, 3 हड्डी होती हैं। एक का नाम होता है स्टेपीज, एक का नाम होता है मैलियस, एक का नाम होता है इनकस। तो 3 होती हैं एक कान में, तो 2 कान में कितनी हो गई 6, ठीक है ना। और चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं तो चेहरे पर आपके कितनी होती हैं आप पढ़े होंगे 14 हड्डियां होती हैं। और पूरे अगर खोपड़ी में बात करें तो कितनी होती हैं 29 हड्डी होती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर हड्डी तो आप देखे होंगे जो जबड़ा होता है ना, जबड़े की हड्डी सबसे ही क्या होती है कठोर हड्डी होती है। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाकी अभी और चर्चा करेंगे हम। कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जन द्वारा होता है। मतलब कीट जो है ये अपने जो शरीर के अंदर वर्ज्य पदार्थ है उनको किस प्रकार से बाहर निकालते हैं। तो इनमें पाई जाती है मैलपीगियन, मतलब जिसको निसर्ग कहते हैं नलिकाएं। यह मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं किसमें कीटों में। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल कई सारे हैं, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। तो अम्ल क्या है जो जल में वियोजित होने पर क्या देते हैं H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि ये Cl है, ये जब जल में वियोजित होगा तो क्या होगा H+ आयन देगा और प्लस क्या देगा Cl- आयन देता है, ठीक है। क्षार के उदाहरण दिए गए NaOH मतलब कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं हम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ऐसे MgOH का होल टॉय जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि देखते हैं आप इनो में प्रयोग होता है, एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो ये Fe2O3 में जो लोहे की संयोजकता होती है जब हम निकालते हैं सोच से कितनी आती है 3 आती है, प्लस की 3, इसको याद ही रखेंगे आप। अगला देखिए आप, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो ऊर्जा के किस नियम के द्वारा है ना जो है जल गर्म होता है। तो ये कौन सी विधि है संवहन विधि, समझ रहे हैं ना, किस विधि द्वारा संवहन विधि द्वारा। अगला देखिए कितनी होती हैं 3 विधियां होती हैं, आप पढ़े होंगे, चालन है, संवहन है और विकिरण विधि है। सूर्य से पृथ्वी तक जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो किरणें आती हैं किस विधि द्वारा, तो उसे कहते हैं हम कि विकिरण विधि, है ना। अगले देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब स्थित ऊर्जा, ठीक है ना, स्थित ऊर्जा का सूत्र पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या होता है mgh। और ये जो ऊर्जा होती है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि सूत्र क्या होता है E के बराबर होता है आपका mgh, या PE लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, स्थित ऊर्जा को।
तो ये क्या होता है mgh, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊंचाई के, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा स्थिर ऊर्जा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसी ऊर्जा किस चीज़ के बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऐसे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या बढ़ाने से बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा जो है वस्तु का वेग बढ़ाने से बढ़ती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी तो क्लासेस आप शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना यार, ठीक है ना, मेहनत बहुत लगती है, आपको पता ही होगा। अगला देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग होते हैं, मतलब समूह होते हैं। जो ये लेटी हुई लाइनें बनी होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइनें बनी होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो जो आवर्त है 7 है और वर्ग कितने हैं, 18 हैं। अगला देखेंगे आप एक क्वेश्चन बताएं कमेंट में कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए। मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो मेरेस्मस जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण न करना, ये मेरेस्मस रोग के क्या है, कारण है। तो मेरेस्मस रोग किसके कारण से होता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये बनाने को पूछता है, कभी कभी केवल सूत्र ही पूछता है। तो आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। इसको रासायनिक जो नाम होता है खाने के सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि कास्टिक सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट। वैसे अगर देखा जाए तो कास्टिक सोडे में कभी कभी पूछता है जल के अणुओं की संख्या, तो इसमें इसके सूत्र में आप पढ़े होंगे क्या होता है, Na2CO3 ये तो होता ही होता है, और इंटू 10H2O लगा होता है। समझ रहे हैं ना, कितना 10H2O, मतलब 10 जल के अणु पाए जाते हैं किसमें, कास्टिक सोडा में, मतलब जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो कई सारे हैं, जैसे कि DDT है, BHC है, मैथिलीन है, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, कीटनाशक जो है पदार्थ है, इनको याद रखेंगे आप, पूछ लेता है एग्जाम में आपके। अगला आप देखिए क्या दिया गया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए और इसकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन डी जो कि क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, आपने भी पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, क्योंकि ये हमारे हड्डियों से कनेक्ट होता है, हड्डी मतलब कैल्शियम, तो इसे भी याद कर सकते कैल्सीफेरॉल, ये नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक। और इसकी कमी से क्या होता है, या इससे जो रोग होता है रिकेट्स, या फिर जिसको हम कहते हैं सूखा रोग, मतलब जिसमें जो हड्डियाँ होती है वो पतली होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती हैं, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। अभी देखिए ऊपर पढ़े थे आप, तो बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना, रासायनिक नाम है इसका। तो इसका जो उपयोग होता है, जितने भी आप खाद्य सामग्री लेते हैं जो कि फूली हुई होती है, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि के बनाने में, मतलब बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है एसिडिटी को कम करने के लिए भी यूज में ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होंगे, ये देखो चूंचे लिख गए इसमें। तो जल में घुलनशील विटामिन रहेगा जो कि क्या होती हैं, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, एक एक क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ कि 100% आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है, एकमात्र इसी क्लास से। चलिए, जैसा कि नाम ही है महामैराथन क्लास, तो इसमें पूरा रिवीजन करेंगे हम। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, समझाइए, ठीक है ना। आप कहोगे तो भूगोल का पार्ट है, बिल्कुल, लेकिन आपके विज्ञान में भी आता है, ठीक है ना। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, मतलब ये नेचुरली आती हैं, इनको आप पहले से ये नहीं कह सकते कि ये आएंगी ही आएंगी या नहीं आएंगी, यह असंभव है, मतलब इनकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, असंभव है। जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, बादल फटना,
ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा पड़ना आदि, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद जरूर रखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, एक होते हैं मानवकृत आपदाएं, जिन्हें मानव खुद बना के और अपने ऊपर ही करता है, जैसे कि विस्फोट कराना है ना, परमाणु बम, ये सब होते हैं जो है मानवकृत आपदाएं। अगला देखिए, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो मतलब किस प्रकार से मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता है, तो आयताकार कोण काटता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब कि जो जलता है, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईंधन क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि जलता है, जिससे हम ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। और इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन है जैसे कि लकड़ी हो गई, जब हम जलाते हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है। द्रव ईंधन जैसे कि आप देखें पेट्रोल है, डीजल है। और गैसीय ईंधन आप देखें एलपीजी गैस है। ठीक है, जिसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, इसमें जो गैस आती है एलपीजी में, वो क्या होती है, कौन कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है ना। और जिसमें गंध का पता लगती है, इसमें होता है इथाइल मर्केप्टेन, जिसके कारण हमें पता चलता है कि गैस लीकेज है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु तो केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं लिखना, केवल इसका रिएक्शन देना समीकरण। तो क्या होता है इसके रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके 6 अणु और जल के 12 अणु, फिर ये बनाता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाता है, और 6 अणु जल के मुक्त करता है और ऑक्सीजन हमें देता है, मतलब रिलीज करता है। ठीक है ना। तो और ये क्रिया कैसे होती है, तो आपको पता ही होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांग की अस्थि का नाम लिखिए। मैंने पूरा अस्थि ही बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं चैनल पर हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान के नाम से क्लासेज उपलब्ध है, अभी भी देख सकते हो आप, और एक अच्छा स्कोर सकते हो। पूरी विज्ञान हमने पढ़ाई है। व्यूज़ कम है क्योंकि हमारा जो चैनल है अभी हमने हाल फिलहाल में बनाया है, तो व्यूज़ देख कर आप ना देखें, एक बार आप कंटेंट को देखें। ठीक है ना। और पेपर देंगे तब आप बताएंगे कि हाँ सही था या गलत था। देखिए, जांग की अस्थि का नाम, तो जांग में जो अस्थि होती है उसका नाम होता है फीमर। क्या होता है? फीमर होता है। ठीक है ना। ये भी काफ़ी कठोर हड्डी होती है, फीमर। चलिए देखते हैं अगला क्या दिया है। एक समीकरण दिया गया, इसको पूरा करना है, 4Na+O2 बनाना है। तो आपको पता होगा जब भी हम समीकरण को बैलेंस करते हैं तो बनने के बाद जो आपका उत्पाद बनता है, ठीक है ना, वो उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे 4Na+O2 है तो ये क्या बना देगा? 2Na2O बना देगा। ठीक है ना। अगला देखिए, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। ये लिखा है ZAX, है ना, जहाँ A क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, Z क्या है? परमाणु संख्या है, और X क्या है? कोई तत्व है। X क्या है? कोई तत्व है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ZAX, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाश्चुरीकरण क्या है और थैली बंद दूध के लाभ बताइए। देख सकते हो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तो वैज्ञानिक लुईस ने, मतलब लुईस पाश्चर, लुईस वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको लुई पाश्चर भी कहते हैं कभी कभी। तो वैज्ञानिक लुईस ने भोजन के परिरक्षण, मतलब भोजन को संरक्षित रखने के लिए अति उत्तम विधि खोजी। इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। इस विधि में दूध को पहले आधे घंटे तक 63 डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब सेल्सियस पर क्या करते हैं? इसको पहले गर्म करते हैं, फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। मतलब कि आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट तक तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। फिर जो है 15 मिनट तक जो और है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं। उसके तुरंत बाद 10 डिग्री तक अचानक से क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं। और इसे करने से क्या होता है? ये जो है जीवाणु रहित हो जाता है। और इसी पैकेट में फिर बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं, मतलब कि फ्रीज में। इस प्रकार दूध स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हो जाता है और सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो सादा दूध है इसको उबालने से केवल कुछ ही मात्रा में जीवाणु नष्ट हो पाते हैं। ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखना पाश्चुरीकरण।
विधि किसने दी? तो लुईस पास्चर ने दी थी, लुईस जी ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पहले दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक आधे घंटे उबालो, फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री, और फिर अचानक से उसको 10 डिग्री पर लाकर ठंडा कर दो। इससे जो दूध में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, वो नष्ट हो जाते हैं और ये जो है काफ़ी दिन तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है फ्रिज के अंदर या किसी अन्य उपकरण के अंदर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? मृदा अपर्दन क्या है? मैंने बताया ना, एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एकदम चुने क्वेश्चन लिए हम। मृदा अपर्दन क्या है? मृदा अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटना, क्षरण होना। तो मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का अपर्दन होना। तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाना, मतलब अपने स्थान से हट जाना, क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। आप देखते हैं जब ज़्यादा तेज से आंधी आती है तो जो मिट्टी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, और या फिर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है तो भी मिट्टी कटाव होता है और मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो ये क्रिया क्या है? यह क्या है? मृदा अपर्दन हो रही होती है। ठीक है ना। अगला, इसके कारण क्या है मृदा अपर्दन के? तो देखिए, भूमि का ढाल, तीव्र हवा चलना, मिट्टी का प्रकार कैसा है? पशुओं के ज़्यादा चरने से भी हो जाता है, क्योंकि जो घासें होती है नष्ट हो जाती हैं, इससे भी मिट्टी कटाव होता है। नदियों की बाढ़ अगर आती है नदियों में तो भी मिट्टी कटाव होता है, अपर्दन होता है। वर्षा की अधिकता, मतलब वर्षा जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो भी हो जाता है। वनों की कमी, मतलब वनों की अगर हम कटाई करते हैं, पेड़ पौधे नहीं है तो भी होता है। तापमान में अगर ज़्यादा वृद्धि होती है तो भी ऐसा होता है। हवा के कटाव से भी होता है। तो इस प्रकार ये मृदा के कटाव के क्या है? कारण है, मृदा अपर्दन के कारण है। चलिए आगे देखते हैं हम, इसको रोकने के उपाय क्या है? तो मृदा अपर्दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमें अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए, पेड़ पौधे, और हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे मृदा अपर्दन कम होगा। अगला, नदियों के आसपास की जो भूमि है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का भी निर्माण करना चाहिए। अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि के तरीकों में सुधार भी हमें करना चाहिए। मरुस्थलों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियाँ बना देनी चाहिए। ठीक है ना। और भी कई सारे हैं। ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए, इससे भी मृदा अपर्दन को हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हवा में भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार हम मृदा अपर्दन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, मिट्टी कटाव को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं संतुलित आहार। देखिए क्या है, संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। तो संतुलित आहार का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे आहार से है जो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करे, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे। तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो शरीर को आहार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, मतलब किस कारण से हमें संतुलित आहार लेने ही चाहिए? ऊर्जा के लिए, ताकि हम कोई भी कार्य कर सकें। शरीर के निर्माण के लिए, मतलब शरीर की हमारी लंबाई चौड़ाई, मसल्स ग्रोथ, मतलब ग्रोथों के लिए। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षा करने के लिए संतुलित आहार की हमें आवश्यकता होती है। एक अलग से डिफिनेशन दी गई है संतुलित आहार की, आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि संतुलित आहार के बारे में ये देखो दिया गया है कि अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट, व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि संतुलित आहार वह आहार होता है जो हमें सभी प्रकार से क्या करे, वो मतलब जो है ऊर्जा ही प्रदान करे, मतलब कि जैसे कि हमारे शरीर की वृद्धि भी हो सके, हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिल सके कोई भी कार्य करने के लिए, है ना, और हम अपने शरीर की सुरक्षा भी कर सकें। तो ये सभी के सभी क्या आएगा? संतुलित आहार के अंतर्गत आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना था, इसको आप याद कर लेंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ये तो भैया लिख के ले जाओ, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फसल चक्रण क्या होता है? बहुत ईजी है फसल चक्रण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम में भी आया था और आएगा, मैं कह सकता हूँ 100%, या इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या यही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फसल चक्रण किसे कहते हैं हम?
किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, क्या कहलाता है? फसल चक्रण। मतलब क्या है फसल चक्रण का? कि किसी भी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल लें और उस फसल को बाद दूसरी फसल को हम तैयार करें, लेकिन जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट भी ना हो। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? फसल चक्रण कहलाती है। इंग्लिश में भी दिया गया है, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इसी क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी हमें अच्छी मिले। तो इस प्रकार की अदला बदली क्या कहलाती है? फसल चक्रण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों का संक्षेप में समझाइए। तो आपने पढ़ा ही होगा, ये क्वेश्चन देखो आया भी था और आएगा भी। दांतों के प्रकार, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, जिन्हें हम हिंदी में कृंतक कहते हैं, कृंतक, जिसको छेदक दंत भी कहते हैं। ये दांत धारदार होते हैं और इनकी संख्या 4-4 होती है। मतलब कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में 4, तो 4-4 8 हो गई, ठीक है ना। तो ये होते हैं, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा होता है केनाइन इंग्लिश में, जिसको हिंदी में रदनक या भेदक दंत कहते हैं। इन दांतों की संख्या 2-2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2 4 होती है। 4 दूनी 8, क्योंकि 2 नीचे 2 ऊपर 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना, रदनक की मतलब केनाइन की। अगला है जो कि है जिसको हम अग्रचौड़क कहते हैं, इंग्लिश में प्री मोलर्स कहते हैं। इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं और इनकी संख्या 4-4 होती है। मतलब ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, तो 4-4 8। और इनका कार्य क्या है? तो ये भोजन को कुचलना है, मतलब भोजन को चबाना है, इनका भी काम। अगला जिसको हम कहते हैं मोलर या फिर ग्रिंडिंग टेथ, मतलब दाढ़ या फिर हम चवर्णक दांत कहते हैं। ये मुख के चारों ओर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कट गया है, तथा आकार में चौकोर होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं और इनकी संख्या कुल 6 होती है। कहने का मतलब 6 और 6 12 होती है। तो आइए आपको हम कुछ समझाते हैं अगले पेज पर। ये सूत्र आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं? ICPMM बटे ICPMM, ठीक है ना, ये होता है दिखाने का तरीका। तो अगर बात करें युवावस्था में जो दांतों की संख्या होती है, क्या होती है? 21-23, क्या होती है? 21-23 बटे 21-23 और गुणे में क्या होती है? 2, ठीक है ना। ये एक वयस्क में दांतों की संख्या का सूत्र है। अब आई मतलब ये इसको दिखाएगा इंसीजर मतलब कृंतक। तो कृंतक के कितने हो गए? 2 और 2, ऊपर और नीचे 4 और 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। कृंतक कितने हो गए? 8। सी फॉर केनाइन है, मतलब कि रदनक है। रदनक की संख्या कितनी? 1 1 2 और 2 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 4। तो इनकी संख्या कितनी? 4। फिर प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक, इनकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। कितनी हो गई? 8। और जो मोलर है मतलब चवर्णक, इनकी संख्या कितनी? तो देखो 3 3 6, 6 दूनी 12। आप गिनेंगे तो कुल कितने दांत? 32 होते हैं। तो 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। और अगर वहीं बात करें कि दूध के दांतों की संख्या कैसे होती है, तो कितनी होती है? 20 होती है। उसका सूत्र होता है 2102 बटे 2102 और गुणे कितना होता है? 2। इससे निकाल सकते हैं आप। मतलब इसमें इंसीजर जो होते हैं कितने होते हैं? 1 1 2 दूनी 4 मतलब 8 होते हैं। 2 2 4 दूनी 8। और जो केनाइन है मतलब रदनक, इनकी संख्या 4 होती है। जबकि प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 0, मतलब दूध के दांतों की पूछ रहे हैं। और इसमें 2 2 4 दूनी 8 होती है। तो जब इसको निकालोगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो बच्चों में ये दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, या ये दांत आप कह सकते हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं। जबकि जो बात करें कि यहाँ पे वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या तो 32 होती है, आपने देखा, ठीक है ना। तो दांत भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे, एग्जाम में आपके बन सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनना तय है, हाइड्रोकार्बन।
तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं ये जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि CH4 जिसको कहते हैं मेथेन, C2H6 जिसे कहते हैं एथेन, C2H4 एथिलीन का सूत्र है, याद रखेंगे, यहाँ से आपका सूत्र भी क्लियर हो जाएगा। C2H2 एसिटिलीन, देख रहे हो ना, इन सभी सूत्रों में कार्बन C है और H मतलब हाइड्रोजन है, तो ये सभी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अगर वही बात करें कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये दोनों किसके उदाहरण होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछता है CnH2n+2। ठीक है ना, ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद एल्कीन क्या होता है? CnH2n। ठीक है ना, CnH2n ये किसका है? एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, देख सकते हो आप, तो ये आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है एल्काइन जिसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे से। अगला देखो, धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है? अगर बनाने को पूछ ले तो यदि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं जब हम, तब हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडे को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है हमारा? धावन सोडा, जिसे धोने का सोडा कहते हैं हम। तो 2NaOH ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। और क्या निकलता है? जल और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, तो ये धावन सोडा बनाने का तरीका है। तो धावन सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। आपने इसको देखा। अगला आप देखिए, बेकिंग सोडा की बात करें, ये कैसे बनता है, मतलब खाने का सोडा कैसे बनता है? तो धावन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम प्रवाहित करते हैं, उसी का विपरीत एकदम है रिएक्शन है, तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये देख लो, Na2CO3 ये क्या है आपका? धावन सोडा। इसमें जल और CO2 गैस जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? 2NaOH मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे ये रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम, आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः संसार की जो कुल ऊर्जा का परिमाण है वो क्या होता है? स्थिर होता है, मतलब ऊर्जा स्थिर होती है, केवल उसका रूप चेंज होता है। तो अगर ऊर्जा का संरक्षण नियम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि बदल सकते हैं। अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया है, इसको हम कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ओके, ये रहा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा, ये भी आपका एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकाकरण क्या है, लिखिए। तो आइए जानते हैं टीकाकरण क्या है। तो उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा है ना शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है ना, जैसा कि एंटीबॉडी जब हम देते हैं तो हमारी जो है शरीर की, मतलब व्यक्ति के शरीर की पावर जो होती है रोगों से लड़ने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस विधि से रोगों का उपचार जो किया जाता है ये क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। और बच्चों को BCG का जो टीका लगाया जाता है वो पहली बार जन्म से लेकर 9 माह के भीतर लगाया जाता है
और बात करें दूसरी बार, तो दूसरी बार लगता है 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और होंगे तो देखते हैं आपके लिए। ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन, शक्ति किसे कहते हैं, मतलब सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दूरी नहीं, कार्य करने की दर रहेगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है। ठीक है, ये रहा सूत्र शक्ति का, इससे आपको समझ में आ जाएगा। P बराबर क्या होता है, W बटे टी। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल। T क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति सेकेंड, या फिर एक लाइन में इसका मात्रक वाट भी होता है। ठीक है ना। तो सामर्थ्य मतलब पावर का मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है। और बड़े मात्रक किलो वाट भी होते हैं, किलो वाट होता है। ठीक है, बड़ा मात्रक किलो वाट भी होता है। जैसे कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट। ठीक है ना। तो वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, जबकि बड़े मात्रक किलोवाट, ठीक है, होते हैं। और मेगावाट, किलोवाट और मेगावाट होते हैं बड़े मात्रक में, मेगावाट। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि शक्ति किसे कहते हैं। तो लगभग हमने क्वेश्चन करा लिया है, अभी कुछ बचा है, आइए देखते हैं। धातु धातु थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु और उपधातु के बारे में जानते हैं केमिस्ट्री का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा समय और लगेगा। चलिए देखते हैं धातु के बारे में। तो धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती हैं। तो धातु किसे कहते हैं, धातुएं क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और त्याग करने के बाद धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है Al, तो इसमें क्या होता है Al3, ठीक है, और प्लस 3E माइनस, मतलब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद भी ये क्या करता है, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो धातुएं क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऐसे सोडियम है Na, तो Na प्लस E माइनस होता है। Mg ये भी एक धातु है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, धातु हैं। और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी में धातुओं के गुण अगर पूछा जाए तो देखिए धातुएं क्या होती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की आप देखे होंगे चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो हीरा तथा ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। आगे देखते हैं हम। धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है, मतलब धातुओं को यदि हम पीटते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसमें से ध्वनि निकलती है। अगला है, धातुओं में आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। मतलब इनको जब हम पीटते हैं, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है कि अगर धातुओं को पीटा जाए तो इनके क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है, साइज में बढ़ती चली जाती है। अगला, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात तन्यता का मतलब इनको आप खींच करके पतला करके तार बना सकते हैं आप, ठीक है। अगला इसका गुण है धातु का, और आप देखे भी होंगे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक का लंबा तार खींच सकते हैं, इतना जो होता है तन्य होता है सोना। तो इनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत क्या होता है, सुचालक। तो जो धातुएं होती हैं विद्युत क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब हम देखते हैं अगला धातुओं के। तो हो गया धातु के बारे में पूरा। अब हम जानते हैं धातु। तो आइए देखते हैं धातु के गुण क्या होते हैं। तो धातुएं जो होती हैं, पहला गुण है कि धातुएं होती हैं जिनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और जब ग्रहण करेगी तो पक्का ऋण आयन बनाएगी। जैसे कि फ्लोरीन है F, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये F माइनस बना देगा। ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ये 2E ग्रहण करेगा और ये क्या बन जाएगा, O-2। सोडियम है यहाँ पे, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन है यार, सोडियम का तो NS होता है, तो धातु है, तो ये क्या है, ये N है, मतलब नाइट्रोजन है, तो N-3। अगला देखते हैं हम अधातु का गुण। तो धातुओं में विशेष चमक कोई नहीं होती है, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर। OIC पहले वाले में हमने रंग बता दिया। धातु में हीरा और ग्रेफाइट उसमें है, जबकि अधातु है,
इसका एक्सेप्शन है, मतलब कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, बाकी सभी भी अधातु में कोई चमक नहीं होती। थर्ड नंबर देखिए, अधातु में विशेष ध्वनि नहीं होती, मतलब इनमें कोई ध्वनि नहीं होती है, और इनमें आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, अगला मतलब इन्हें आप पीट पीट के चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। इनमें तन्यता गुण भी नहीं पाया जाता है, अर्थात इन्हें आप खींचकर बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, इसमें जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इतना आपने देखा। ठीक है, लगभग इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% श्योर हैं हम, और आप भी श्योर होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। उपधातु किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु। उदाहरण अगर पूछे तो आर्सेनिक, जिसका सूत्र है AS, क्या होता है AS आर्सेनिक, और क्या है एंटीमनी, जिसका सूत्र होता है SB। ठीक है, क्या होता है SB आर्सेनिक। तो आर्सेनिक, एंटीमनी ये क्या है, उपधातु है, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो लगभग सब क्वेश्चन जितने हमने सेलेक्ट किए थे आपके लिए सब कंप्लीट करा दिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम में। तो बस यहीं तक रखते हैं, बाकी थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आप विटामिन थोड़ा पढ़ लेंगे, और हमने तो पढ़ाया ही है, थोड़ा सा आप और देख लेंगे। एक क्वेश्चन उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक के प्रकार, इनको जरूर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। बाकी लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है, यदि और भी क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो हमने कंप्लीट पढ़ाया है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और मैथ की मैराथन क्लासेस भी डाल दी हैं चैनल पर अपने, आप उन्हें देख लेना, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। 2 ही क्लास है, उसी दोनों क्लास से पूरा आपको एग्जाम में मिलेगा। बाकी आपके लिए एक मैराथन का प्लान और कर रहे हैं हम, एग्जाम के पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, यही तक थी क्लास, आपका लगातार बने रहे। इस क्लास को आपने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लासेस पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। आपको है ना छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे आपका हम। ठीक है, तो चलिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।